चलिए, भैया 13.3 से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। भैया इसको मैं बता देता हूँ, इसको करने के ना थोड़े अलग तरीके हैं। मैं थोड़ी देर आपको इसको समझाने की कोशिश करूँगा, 2-3 एग्ज़ाम्पल्स लूँगा। फिर इसके जब हम 2-3 क्वेश्चन्स कर लेंगे ना, तब आपको इसमें कंफर्टेबल फ़ील होगा कि हाँ यार, बेस थ्योरम है क्या? बेस थ्योरम है, और उससे ना मेरे को कोई ना यहाँ थ्योरम पढ़ानी है, ना कुछ पढ़ानी है। बट मेरी एक असम्पशन भी इसमें ये चली गई कि भैया आपने एटलीस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से करा हुआ है। क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टाइम पे भी मैंने बताया था कि बेस थ्योरम में इसका काम है, तो यहाँ पर काम आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा एक ईज़ी क्वेश्चन है, इसको हटा दो। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन ही नहीं है। मैं कहूँगा कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन ही नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से, आगे आओ आप लोग, ठीक है? चल क्यों नहीं रहा? तो ब्रेक नहीं दिया था क्या हम लोगों ने? हाँ, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम हटा हटा रहे हैं, इसको मैं कराऊँगा, अभी के अभी कराऊँगा, बट अभी के लिए इसको आगे छोड़ो, ठीक है? आओ, भैया एग्ज़ाम्पल करना शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल से कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको बातें समझ आएगी। और मेरे को लगता है, भैया क्या लगता है बताओ? कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। इससे या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये टिपिकल है ना थोड़ा-सा, तो इससे एग्ज़ामिनर का फेवरेट रहता है, आप समझना। है क्या? एग्ज़ाम्पल 1 पकड़ो। भैया लेट्स से कि मेरे पास ना 2 ऐसे बैग थे। बैग 1 और बैग 2। अब यहाँ पर था क्या समझना। भैया लेट्स से यहाँ पर ऑरेंज कैंडी पड़ी हुई है 3 और यहाँ पर सिर्फ 2, और यहाँ पर लेमन कैंडी पड़ी हुई है 3 और यहाँ पर पड़ी हुई है 3, ठीक है? अब दिक्कत क्या होगी, आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की बताओ, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की बताओ कि ऑरेंज कैंडी सिलेक्ट हुई है, ऑरेंज कैंडी सिलेक्ट हुई है। अब एक बात बताओ, जैसे ये क्वेश्चन बोलेगा कि ऑरेंज कैंडी सिलेक्ट हुई है, तो ये तो पहले आप एक बात सोचो, पहले जो चूज़ का ऑप्शन होगा, वो किसके बीच में होना चाहिए? कि भैया बैग 1 चूज़ करना है या बैग 2 चूज़ करना है? तो एग्ज़ामिनर क्या करेगा, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा, ये बाद में बताएगा। आपको क्या करेगा, एक स्टेप फॉरवर्ड जाकर एक बात बताओ, पहले आप बैग चुनोगे या पहले टॉफ़ी? या पहले तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप ये वाला बैग चुनो या ये वाला बैग चुनो, दोनों में अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो भैया पहले क्या करोगे, आप बैग की प्रोबेबिलिटी देखोगे। बट एग्जामिनर या फिर क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा, बैक की प्रोबेबिलिटी से उसे कोई लेना-देना नहीं होगा। वो आपसे बोलेगा कि भैया ऑरेंज कैंडी सिलेक्ट हो गई है और ये फॉर श्योर है कि ऑरेंज कैंडी सिलेक्ट हुई है, खत्म। ऑरेंज कैंडी सिलेक्ट हुई है, ये पक्का है। आपसे क्वेश्चन बाद में क्या पूछेगा? देखो, ऑरेंज कैंडी तो सिलेक्ट हो ही गई है, तो हम कहेंगे हाँ, ठीक है, ऑरेंज कैंडी सिलेक्ट हो गई है। आप मुझे ये बताओ कि बैग 1 से ही ऑरेंज कैंडी सिलेक्ट हुई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? भैया दोबारा से सुनो। भैया पहली बात, 2 बैग हैं यहाँ पर, बैग 1 और बैग 2। भैया आपको कोई भी कैंडी चूज़ करने से पहले एक बैग चूज़ करना पड़ेगा, भले ही वो बैग 1 चूज़ करो या बैग 2 चूज़ करो। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे मज़े क्या लेगा कि भैया हमने ना ऑरेंज कैंडी को चुन लिया है। भैया आपके मन में डाउट आएगा कि भैया किस बैग से? क्योंकि देखो, यहाँ से ऑरेंज कैंडी की प्रोबेबिलिटी है 3/6, यहाँ पर ऑरेंज कैंडी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5, वही है ना भैया देखो, यहाँ पर ऑरेंज कैंडी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6 और यहाँ पर कितनी है? 2/5। तो आप क्या बोलोगे कि भैया कौन-सा पहले बैग सेलेक्ट करा? क्वेश्चन कहेगा बैग की बात मैं बाद में करूँगा। पहले ये सर्टेन कर लेते हैं कि भैया ऑरेंज कैंडी सिलेक्ट हुई है। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि मुझे ये बताओ कि भैया ऑरेंज कैंडी फॉर श्योर निकली है, पर वो बैग 1 से निकली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मीन्स क्वेश्चन पता है क्या बोलेगा? बैग 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये तो फिक्स है कि ऑरेंज कैंडी निकली है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा लगा या नहीं लगा तुम लोगों को? भैया हम ऐसे ही लिखते थे ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जैसे ई और एफ, उसमें एफ क्या होता था भैया, ये गिवन होता था, ये सर्टेन होता था और ई की प्रोबेबिलिटी पूछता था। अब वही क्वेश्चन करेगा, आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 पूछेगा और ऑरेंज कैंडी उसने हमें पहले से बता रखा है कि ऑरेंज कैंडी निकली है। करने का तरीका थोड़ा-सा अलग है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से थोड़ा-सा अलग है। यहाँ इंटरसेक्शन यूज़ नहीं होता। यहाँ पर कुछ और चीज़ यूज़ होती है, मैं क्या यूज़ होती है वो भी बता देता हूँ। फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, यही फॉर्मूला लगाऊँगा फॉर श्योर, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊँगा। पर फॉर्मूला लगाने का एक तरीका अलग होगा। फॉर एग्जांपल लेता हूँ। भैया एग्जांपल नंबर 2, सुनते जाओ, फिर 2-3 क्वेश्चन करोगे तब इसमें कंफर्टेबल फील होगा आपको कि हाँ, मज़ा आया है। ये चलो, ये क्लास 1 थी मेरी, क्लास 2 थी। भैया यहाँ पर क्या हुआ, जो बच्चे फेल हुए हैं वो 4 हैं और पास हुए बच्चे 3 हैं। यहाँ पर फेल हुए बच्चे 5 हैं और पास हुए बच्चे हैं 6, राइट? अब मैंने आपसे बोला कि भैया एक इवेंट क्या है, मैं प्रिंसिपल के पास एक बच्चे को ले गया, मैं प्रिंसिपल के पास एक स्टूडेंट को ले गया।
और ये फिक्स है कि वो फेल वाला स्टूडेंट है। कौन सा स्टूडेंट है? जो फेल हुआ था। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि वो क्लास 1 का या फिर क्लास 2 का था? मतलब फेल वाला था, ये तो फिक्स है। अब वो क्लास 1 का था, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, और क्लास 2 का था, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। आप कहोगे भैया हमें कैसे पता? पहले आपने बच्चा थोड़ी चुना होगा, पहले आपने क्लास ही चुनी होगी। एक बात बताओ, 2 क्लासरूम अलग-अलग होती है। मैं एज़ अ टीचर पहले किसी क्लास में घुसूँगा या किसी बच्चे में घुसूँगा? पहले क्लास में ही घुसूँगा ना। तो भैया मेरे पास ऑप्शन क्या है? क्लास 1 और क्लास 2 पहला ऑप्शन है। बट क्वेश्चन मुझे ये नहीं बताएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? मेरे को सेकंड इवेंट पहले बता देगा। आपको क्या याद रखना है बेस थ्योरम में? जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए होगी ना, जैसे कि बैग, क्लास या फिर कुछ भी, वो बेस करेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको उससे नेक्स्ट वाली, जैसे यहाँ पर पहले क्या चुनना चाहिए था? क्लास। क्लास की प्रोबेबिलिटी नहीं बताई, पर किसकी बता दी? बच्चे चुनने की। और बच्चे में कौन बच्चा है? फेल वाला बच्चा, ये फिक्स है। पर ये नहीं बताया कि क्लास कौन सी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स कर देगा कि भैया फेल वाला बच्चा है। भैया आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो क्लास 1 का बच्चा है या क्लास 2 का बच्चा है। अब इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं बोल ऐसे ही रहा हूँ, बट आंसर लिखने का तरीका अलग होगा। जैसे कि अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? क्लास 1 का बच्चा है और फेल बच्चा है, ये फिक्स है। अब इसके लिए क्या लिखूंगा? क्लास 2 का बच्चा है, फेल बच्चा है, ये फिक्स है। भैया ये फेल, ये जो बोल रहा हूँ मैं, जो ऑरेंज कैंडी बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझे बता देगा। ये क्वेश्चन मुझे बता देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता देगा, और इसके बेसिस पे मुझे काम करना है। भैया विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम ना, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। भैया फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। एक बार पढ़ लो और गेट बंद करो जरा थोड़ी देर के लिए, और फिर हम इसमें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग पढ़ो एक बार, ठीक है? मैं जब तक अपनी चाय खत्म करूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, सॉरी सेकंड। चलिए, भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों ने पक्की बात है नहीं पढ़ा होगा, है ना? पर मैं पढ़ूँगा। आओ, भैया अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ये बात है। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। वैसे ही एग्जांपल लिया था मैंने, सुनना ध्यान से। भैया पहला बैग है जिसमें 4 रेड और 4 इसमें ब्लैक बॉल्स है। दूसरा बैग है जिसमें 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है। वन ऑफ टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अरे कौन सा? नहीं बता, नहीं बताएगा। आपको क्या बोलेगा कि दोनों में से कोई एक बॉक्स उठा लिया हमने। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है भैया, बॉल निकाल ली गई। विच इज फाउंड टू बी रेड। भैया आपको दिख रहा है, ये पक्का बता दिया कि वो ऑरेंज कैंडी थी। ये पक्का बता दिया कि वो फेल वाला बच्चा था। पर ये नहीं बताया कि क्लास कौन सी थी या बॉक्स कौन सा था। सेम इस क्वेश्चन में आपको ये बता दिया कि जो बॉल निकाली गई थी वो रेड बॉल थी। पर ये नहीं बताया कि किससे निकाली गई है। बैग 1 से निकाली गई है, बैग 2 से निकाली गई है, कोई लेने देना नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। ये क्वेश्चन आपको क्लिक हुआ कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? दोबारा से, 2 बैग दे रखे हैं, बैग 1 बैग 2। भैया बैग 1 में क्या है? 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स है। बैग 2 में 2 रेड और 6 क्या है आपकी ब्लैक बॉल्स हैं। हुआ क्या? दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट करा गया, पर पता नहीं कौन सा बैग है। कौन सा बैग है ये नहीं पता। बट ये फिक्स है कि जिस बैग से बॉल निकाली गई है वो बॉल कौन सी निकली है? रेड। तो अब यहाँ पर फिक्स क्या चलने वाला है कि रेड बॉल निकली है। तो एक बात बताओ, दूसरे में उसमें ये पूछ रहा है कि रेड बॉल निकली है, ये तो तय है। हमें ये बताओ कि वो बैग फर्स्ट से निकली है। किससे निकली है? बेस्ट बैग फर्स्ट से। तो मैं पूछूं कि क्वेश्चन ये बोलने की कोशिश कर रहा है रेड बॉल, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ बैग फर्स्ट। ऐसा ही कुछ कि बैग फर्स्ट और रेड बॉल। अब इसको करने का तरीका देखो कि पूरा तरीका कैसे करना है अपने को। आंसर टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, इसको मैं कह रहा हूँ E1, और सेकंड बैग को मैं क्या बोल रहा हूँ? E2। अगर इसकी बात करें तो 1/2, इसकी बात करें तो 1/2। भैया 2 बैग है ना, तो 2 बैग की प्रोबेबिलिटी एक को सिलेक्ट करने की 50%, दूसरे को भी सिलेक्ट करने की 50%, तो 1/2 1/2। भैया एक बात बताओ, गिवन क्या है? रेड बॉल इज ड्रॉन। अच्छा ये मत देखना किस बैग से, सिर्फ रेड बॉल निकाली गई है। और इसको मैं मान लूंगा हमेशा ए। तो क्या मान रहा हूं मैं? ए। सुनना, रेड बॉल ड्रॉ करी गई है ए से, मैंने इसको मान लिया। अब यहां पर समझो, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। आगे, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। बच्चों यहाँ पर प्लीज एक एक कैचिंग पॉइंट है, एक बार समझ लोगे, 2-3 बार मतलब 2-3 क्वेश्चन में अगर थोड़ा अलर्ट रहोगे ना, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी प्लीज।
भैया प्रोबेबिलिटी इस चीज की कि रेड बॉल निकली है और बैक फर्स्ट से निकली है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी मैं आपको बताता हूँ। ये बैक फर्स्ट में है कितनी, आप देख लो जाके। बैक 1, बैक 2, मैं कहूँ 4 रेड 4 ब्लैक, और बैक 2 में 2 रेड और 6 ब्लैक, मैंने ऐसे लिख लिया। तो भैया यहाँ पर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/8, और भैया इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 2/8, ये पक्का है आपको। तो भैया आपको यही लिखना है, सही है ना। 4/8, 2/8 ही तो होगी, क्योंकि 2 ही है ना। 2/8, अब पर ये समझना, यहाँ समझना, ये 4/8 और 2/8 तो आपने लिख लिया, यहाँ लिखने का तरीका समझना। बात बताओ, अभी आप क्या कह रहे हो इस वाले केस में कि पक्का है बैक फर्स्ट निकला है, आप क्या बता रहे हो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। इसमें आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि पक्का है कि सेकंड बैक सिलेक्ट करा है, और इसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, राइट, ऐसे ही लिखोगे भैया, ये कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा है। हाँ हाँ, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहले बैक सिलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद आप उसको बॉल भी देख रहे हो, ठीक है, तो आपने ऐसा लिखा। नाउ probability of selecting back first when red ball is drawn। भैया ये जो आप लिख रहे हो, आपको तो याद होगा आप कहां से लिख रहे हो बच्चों, मेरे को याद है मैं वहां से लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन से लिख लो, ये सारी चीजें क्वेश्चन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब ये वाला तरीका समझ लेना, दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, एक ये लिखना, ये इसको किस तरीके से लिखना है, और दूसरा ये वाला। भैया अब एक बात बताओ, इसमें गिवन क्या दे रखा है कि भैया रेड बॉल निकली है, ये पक्का है, इवन निकालना है आपको कि बैक फर्स्ट। अब समझना यहाँ पर करना कैसे है, सुनो भैया, मैं लिखने की कोशिश करूंगा फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो देखो सबसे पहले क्या सिलेक्ट होना चाहिए भैया, भैया हमारे हिसाब से पहले बैक सिलेक्ट हो, पहले बैक सिलेक्ट होना चाहिए। तो भैया फेवरेबल में क्या है, पहले बैक सिलेक्ट होगा भैया, और फिर इसमें क्या सिलेक्ट होगी भैया, बॉल। भैया पहले बैक सिलेक्ट करो भैया, और फिर बॉल सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा ये फेवरेबल है क्योंकि यहां मैंने E1 लिया है। अच्छा टोटल में क्या आएगा, पहले तो ये ऊपर वाला पूरा का पूरा कॉपी कर दो, ऊपर वाला पूरा का पूरा कॉपी करना होता है। पर ये पता है किसका, बैक फर्स्ट का है, अब बैक सेकंड का भी तो लिखोगे, तो बैक सेकंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E2, और भैया बैक सेकंड से आपकी रेड बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी ये लिख दी आपने। एक बात बताओ, ये ना थोड़ा सा आउट हो गया, प्लीज सुनना मेरी बात ध्यान से। भैया बेसिक फॉर्मूला होता है फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। भैया फेवरेबल में आप सोचो कि मैंने क्या लिखा, पहले क्या सिलेक्ट करोगे बच्चों, पहले बॉल ना, पहले टीचर क्या सिलेक्ट करेगा, क्लास को। तो भैया यहाँ पर समझो कि यहाँ मैं क्लास वाला एग्जांपल अपना वाला ले रहा हूँ, तो भैया पहले क्लास को सिलेक्ट करो, तो पहले यहाँ पर हमने किसको सिलेक्ट करा, बैक को, और बैक के बाद हमने किसको करा, बॉल को। भैया तो एक बात बताओ, ये तो ठीक है। अब टोटल में, अब एक बात बताओ, टोटल में फेवरेबल तो आता ही आता है ना भैया, जब ऊपर टोटल लिखते हो और नीचे फेवरेबल लिखते हो, तो उस फेवरेबल में टोटल इंक्लूडेड होता है। तो भैया इसको तो एज इट इज यहाँ उतार दो, और प्लस करके यहाँ मैंने सेकंड बैक की भी प्रोबेबिलिटी लिख दी कि पहले यहाँ मैंने सेकंड बैक सेलेक्ट करा, और सेकंड बैक से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ये थी। भैया ये सारे आइटम कहाँ मिलेगा, ये तो बहुत देगा हमें, कोई दुख नहीं देगा। अब ध्यान से देखो भैया, E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अरे भैया कहाँ से लिख रहे हो, अरे गधो, सब ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ये देखो भैया, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखा है, और भैया ये भी आपको दे रखा है। प्लीज इन चार पे फोकस रखना, ठीक है भैया। 1/2 प्रोबेबिलिटी इस चीज की भैया, रेड बॉल निकली है और बैक फर्स्ट से कितनी थी, 4/8। कहां पर दे रखा है, ये लो ना, ये देखो A/E1, A/E1, राइट। चलो दूसरे वाले में देखते हैं भैया, नीचे तो पहले यही लिख दो 1/2, 4/8। भैया बैक टू सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बैक टू से रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में ही देख लो ना, 2/8। भैया दो रेड बॉल थी और टोटल बॉल 8 थी, ठीक है भैया। चलो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 4/16, नीचे आएगा 16, 4, 2, 4/6, आंसर आएगा मेरा 2/3। ये 16 से 16 काट दिया ना मैंने, 16 से 16 कट गया, ठीक है, 4/6 यानी कि 2/3 आंसर। भैया 5% समझ आया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उतारने का मौका मैं दे दूँगा बाद में। एक काम करो भैया, मैं आप लोगों को तो दिखा रहा हूँ, आप लोग जो ये फेस टू फेस में बैठे हैं उनको मैं बाद में उतरवा दूँगा। आप लोगों को कॉपी करना, पॉज़ करना, कॉपी कर लेना यहाँ से, और फिर ये पूरा पोर्शन है, राइट? और आंसर है नीचे, ये पूरा पोर्शन है, और नीचे आंसर क्या है, 2/3, ठीक है? आओ एक और क्वेश्चन चुनते हैं, तभी मज़ा आएगा, और ईज़ी क्वेश्चन लूँगा, अभी मैं टिपिकल क्वेश्चन लेने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आइए, क्वेश्चन नंबर 7th 7th पढ़ोगे एक बार? नहीं भैया क्यों टाइम वेस्ट करना, आप ही कर दो, है ना? ओके। A insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers,
6000 ट्रक ड्राइवर्स। अब सुनना भैया, इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर वालों को, 4000 कार वालों को और 6000 ट्रक वालों को इंश्योर्ड करा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। यानी कि भैया स्कूटर के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.01, कार के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.03, भैया ट्रक के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.15। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद इन एक्सीडेंट। एक बात बताओ, कौन मिला एक्सीडेंट से, स्कूटर वाला, कार वाला या ट्रक वाला? नहीं बताया, पर ये बता दिया कि एक्सीडेंट हुआ है। अरे यार, एक्सीडेंट हुआ है इंश्योरेंस कंपनी, ये तो बताओ किसका हुआ है। नहीं पता, ये नहीं पता। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी बता दी आपको। अब सुनना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। भैया गिवन क्या है बताना केस में, गिवन ये है कि एक्सीडेंट हो गया है, आपको स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये लास्ट आंसर लिखने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा होगा, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी लेट से मान लेते हैं ए कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ए थी, एक्सीडेंट हो गया है, स्कूटर ड्राइवर का हुआ ये बताओ, तो एस लिख देते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी स्कूटर की ड्राइवर, स्कूटर की स्पेलिंग सही कर लेना, कार, ट्रक। ये पहले ही हमने इंश्योरेंस करा है। भैया स्कूटर ड्राइवर की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 2000 डिवाइड बाय 12000, क्योंकि 2000 ही हुए इंश्योरेंस, 4000 डिवाइड बाय 12000 और इसको मैं लिख रहा हूँ 6000 डिवाइड बाय 12000। बच्चों ये तो क्लियर है ना, क्योंकि टोटल इंश्योरेंस 12000 ही हुए थे। अब सुनो, ए इवेंट बनाना होता है एक्सीडेंट का। तो आप वहां से लिख लेना कॉपी करके कि एक्सीडेंट मतलब कि आप ये लिखोगे अ पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो कहाँ लिखा हुआ है, तो ये कहाँ से लिखेंगे, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। तो आप यहीं से लिख देना ए इज इक्वल्स टू वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, वहीं से कॉपी कर देना। मैं तो शॉर्ट में कर रहा हूँ, मुझे अभी अब समझाना है आपको। अब एक बात समझो, यहाँ पर फिक्स क्या है बच्चों की, एक्सीडेंट हो गया है, ये फिक्स है। किसका हुआ है, अच्छा एक काम करें, यहाँ एक गलती कर रहे हो आप लोग, स्कूटर ड्राइवर तो है पर इसको E1 लेकर चलो, इसको E2 लेके चलो और इसको E3 लेके चलो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, भैया एक्सीडेंट हो गया है, पक्की बात है एक्सीडेंट तो हो गया है। ये बताओ कि स्कूटर ड्राइवर का हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्सीडेंट हो गया है, कार ड्राइवर का हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्सीडेंट तो हुआ है, ट्रक ड्राइवर का हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दे रखी है। देखो 0.01 है कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होगा। क्वेश्चन में देखो देखो देखो, अपनी बुक में देखो, ये देखो, आ जाओ, कहाँ दे रखा है भैया, ये देखो ना, 0.01, 0.03, 0.15 क्या है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट है ना ये। तो 0.01, 0.03, तीसरा क्या है, ये वैसे सबसे गलत आंकड़ा है। स्कूटर वालों के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं कभी भी, मतलब टू व्हीलर्स के सबसे ज्यादा होते हैं ना, 0.01। ठीक है, अब एक बात समझो, नाउ भैया क्वेश्चन की लास्ट लाइन कौन सी शेप दोगे आप लोग, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। बस अब इसके बाद क्या लिखना है अपने को, भैया क्या गिवन है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब गिवन क्या है, एक्सीडेंट तो हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जय श्री राम। अब भैया इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूटर ड्राइवर है E1। अब इसका फॉर्मूला प्लीज ध्यान से देखना। पहले एक बात बताओ, पहले इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट क्या करेगी कि वो स्कूटर ड्राइवर है या नहीं, राइट। फिर उसके बाद देखेगी कि भैया स्कूटर ड्राइवर की एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा लिखेगी। अब यहाँ नीचे ध्यान से देखना, तो भैया पहले तो इसी को कॉपी कर दो यहाँ पर, E1 इंटू ई, इसको कॉपी कर दो। अब दूसरा देखो भैया, कार ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी लिखोगे और कार ड्राइवर के एक्सीडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है वो लिखोगे। भैया तीसरे में प्लस में लिखोगे ट्रक ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी, और ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है वो लिखना पड़ेगा। मींस क्वेश्चन कैसा जाएगा आपका, आप समझो, PE1 की क्या प्रोबेबिलिटी थी, 2000 डिवाइड बाय 12000 और 0.01, भैया एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.01 है। इसको पहले नीचे पूरा कॉपी कर दो, 2000, 12000, 0.01 प्लस P2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4000 डिवाइड बाय 12000 और एक्सीडेंट होने की कार वाले की प्रोबेबिलिटी है 0.03। भैया ट्रक ड्राइवर कितने हैं, 6000, 12000, इनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.15। अब इसको सॉल्व करोगे पॉइंट्स में आंसर जाएगा, आपको निकालना पड़ेगा। ये मैं कैलकुलेशन में नहीं पढ़ रहा, इसमें कैलकुलेशन विल बी योर पार्ट, वो आपको करना है, राइट। हो जाएगा ये वाला, भैया समझ आया भैया, 10%, चलो 5% 10% पे गए। चलो एक और क्वेश्चन देखो, फिर लास्ट क्वेश्चन देखो, ये वो क्वेश्चन है जो बस बस आपको नॉलेज के लिए करा रहा हूँ आपके, राइट।
ठीक है भैया, करा रहे हो तो अच्छी बात है, इसमें क्या है ना? क्या हो जाता है इसको कभी-कभी? तुमको हैंग कर दूँगा मैं। हाँ, कौन-सा क्वेश्चन करना चाहिए आपको? <clears throat> 14 करा दूँ? 14 तो बेटा वो है ना। अच्छा, 14 क्वेश्चन्स हैं? वॉव! क्वेश्चन नंबर 9, इसको यहीं कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, मेरे को ही कराना है तो मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है? 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग, कंपीटिंग मतलब कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ठीक है? फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है भैया दोनों ग्रुप्स को। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 और 0.4। भैया इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.6 एंड 0.4। फर्दर, if the first group wins, the probability introducing a new product is 0.7। भैया ग्रुप 1 की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6, ग्रुप 2 की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4। अगर ग्रुप 1 जीतती है तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट में जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.7। कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विंस, यानी कि अगर भैया सेकंड ग्रुप जीतता है तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 की वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज द सेकंड ग्रुप, वाज बाय द सेकंड ग्रुप, यानी कि यहाँ पर क्या गिवन है? नया प्रोडक्ट तो हो ही चुका है इंट्रोड्यूस। अब ये बताओ कि वो नए उसने करा है, किसने करा है? सेकंड ग्रुप ने। अब एक बात बताओ प्लीज, एक बात बताओ, दो ग्रुप कंपीट कर रही है, दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप जीतेगा और जो ग्रुप जीतेगा वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, राइट? यहां पर क्वेश्चन ने आपसे बोल दिया कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, वो ग्रुप बी ने करा है, ये बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब आपको क्या पता चलेगा कि भैया गलत बात है, नया प्रोडक्ट लॉन्च वही करेगा जो जीतेगा। तो पहले आप हमें ये बताओ जीता कौन है? अब मैंने कहा यही तो नहीं पता। तो यहां पर आप समझ रहे हो कि आपको सेकंड इवेंट पहले बता दिया है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बट कौन जीतेगा किसी को कुछ नहीं पता। तो अब आप एक बात समझो, यहां पर लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट ग्रुप जीतने की प्रोबेबिलिटी E1 मैं बोल दूं 0.6 है। प्रोबेबिलिटी कि सेकंड ग्रुप विन करेगी E2 लिख रहा हूं 0.4 लिख दूं बच्चों। यहां पर ए इवेंट मानूंगा, और ए इवेंट क्या मानूंगा बताओ? न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। प्लीज इस पे ध्यान दो कि ए प्रोडक्ट कैसे चुनना होता है। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। अब एक बात बताओ, नया प्रोडक्ट लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो E1 ग्रुप ने करा है, तो भैया 0.7। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो E2 ने करा है, तो कितना? 0.3। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है प्लीज, अब कौन बता, जिसको क्लैरिटी हो वो प्लीज रेज योर हैंड कि भैया वो बताना है। हाँ जी, ट्राई करना है भाई साहब, क्या होगा बताओ? क्या देखो, लास्ट लाइन में पढ़ो, क्वेश्चन में बोला हुआ है जी। मैडम देखो, बोलो 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 क्या? बोलो श्वेता, बोलो बोलो। E2 भाई, मैं एक चीज बोल दूं, एक चीज बोलूं, तुम लोग ढक्कन हो नालायक हो। अब यहाँ पर ना देखो, मैं रटाना नहीं चाहता हूँ, पर अब एक लाइट पॉइंट देता हूँ, समझना। ए हमेशा नीचे आएगा, इस बेस थ्योरम में हमेशा ए नीचे आएगा जो आपने मेन इवेंट पकड़ा है, और ऊपर क्या आएगा वो क्वेश्चन में देख लो ना। न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ये तो ठीक है, वाज बाय द सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप को ऊपर लिख दो, खत्म कहानी। ऊपर में लिखना है आपको E2 आएगा यहाँ पर, नीचे हमेशा ए ही आता है, आपके फाइनल आंसर में नीचे हमेशा ए आता है। बट प्लीज रटने की जरूरत नहीं है ना यार, वरना 2-3 एग्जांपल लेके मैं नहीं बताता ना। इसमें क्या है कि ए गिवन है कि नया प्रोडक्ट तो लॉन्च हो ही गया, E2 ने करा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब इसका फॉर्मूला देख लो प्लीज, E2 बाय ए का फॉर्मूला प्लीज मेरे संग डिराइव कर लो। यहाँ पर ऊपर आएगा E2, क्योंकि E2 फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो पहले तो E2 की जीतने की प्रोबेबिलिटी लिखोगे आप, और फिर क्या लिखोगे कि भैया E2 ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मतलब A बाय E2। फिर इसको पहले नीचे कॉपी कर दोगे पूरा एज इट इज। फिर अब यहाँ E1 की प्रोबेबिलिटी लिखोगे कि ग्रुप 1 जीता है और ग्रुप ए ने प्रोडक्ट लॉन्च करा है। तो भैया नीचे तो टोटल में सब कुछ आता है ना। देखो सिंपल बात है, मैं बोलता हूँ कि एक डाई फे का 1 2 3 4 5 6 आता है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/6। मैं कहूँ कि इवन नंबर में आप शो कर रहे हो 1 2 3, ठीक है भैया, 6 में क्या शो कर रहे हो? तो मैं बोल रहा हूँ आप एक गधो, 1 2 3 किसने बोला? 2 4 6, तुम लोग भी ढक्कन होते जा रहे हो भैया। इवन नंबर आने के लिए 2 4 6 शो करोगे, भैया 6 क्या शो कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। एक लाइन में बोलूंगा, क्या ये 2 4 6 नीचे नहीं आ रहा आपका?
तो भैया मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि फेवरेबल हमेशा टोटल में आएगा, तो इसीलिए इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसको। ये डाउट था बच्चों का, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। आप लोगों का डाउट नहीं होता, बट माइट भी घर में पढ़ते हुए आ जाए। जितने भी मेरे डाउट्स होते हैं ना, मैं सोचता हूँ कि दे दूँ आप लोगों को। एक बच्चे ने पता है क्या पूछा? फेवरेबल ये वाला तो पूछा ही था। एक बच्चे ने ये भी पूछा कि आपने पीछे वाले क्वेश्चन में तो 3 लिए थे, इसमें 2 ही क्यों लिए? मैं उस देवता के आगे हाथ जोड़ दिया और मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने कहा गधे वहाँ पर 3 इंसिडेंट थे, यहाँ पर 2 ही है तो 2 ही लूँगा ना। कहता अच्छा ऐसा भी है, ठीक है। तो बस समझ लेना, तो यहाँ पर 2 ही हैं तो 2 ही लिए हैं मैंने, राइट? अच्छा एक बच्चे ने क्या पूछा था, ऊपर उस समय तो आपने E1 लिया, या आपने यहाँ पर अभी E2 क्यों लिया? अरे यार ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, ये कोई फिक्स फ़ॉर्मूला नहीं है, फ़ॉर्मूला यही है फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। तो भैया जो फेवरेबल यही है ना, E2 को जिताना है, राइट? तो भैया हटा रहा हूँ मैं इसको। डन है ये क्वेश्चन आपके? भैया इसको तो मैं उतारने का मौका भी नहीं दूँगा, ये आपको खुद करना है, राइट? घर पे। ओके। भैया अब मेरे को लगता है कि जो 10% की प्रोबेबिलिटी थी, वो शायद 50 तो क्रॉस करी होगी कि हाँ, आपको लगा होगा कि हाँ, ठीक है, कुछ बोल रहा है बंदा, सुना तो ठीक है, माफ़ करते हैं इसको, राइट? भैया अब एक काम करते हैं, अभी जो मैंने 3 क्वेश्चन चुने ना, मैंने बहुत स्मार्टनेस के संग ये ईज़ी क्वेश्चन चुने, जो आपसे ईज़िली हो जाते। तो भैया आप तो चालाक निकले, नहीं चालाक नहीं, तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं। अब मैं आता हूँ उस क्वेश्चन्स पे जो आपसे नहीं होंगे और आप जिसमें फँसोगे, पक्की बात है, आप फँस जाओगे। भैया काम पहले उतारोगे क्या? पहले उतारने हैं वो 2 क्वेश्चन आप लोगों को, फेस टू फेस वालों को? हाँ, उतार लो फिर बाद में लेंथी हो जाता है ना, चलो आपको मैं पॉज़ देता हूँ, आप उतार लो। ओके, बैक टू द क्वेश्चन्स, जो क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे, वो कर रहा हूँ मैं डिस्कस आपके संग। भैया बहुत से क्वेश्चन शायद होमवर्क भी जाएँगे, तो प्लीज़ डोंट माइंड कि होमवर्क दे दिया जाएँगे, ठीक है? ये हमने तो कुछ बोला ही नहीं था, नहीं मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया, राइट? ओके, अब यहीं कुछ क्वेश्चन्स होने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4 उड़ाऊँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज, इट इज नोन दैट 60% reside in hostel, होटल निकलने वाला था, and 40% are the day scholar, means not residing in hotel hostel, whatever होटल हॉस्टल सेम थिंग। एक बात सुनो, यहाँ पर क्या होता है कि आप कॉलेज में गए, 12th के बाद आप सब कॉलेज में जाओगे, बहुत अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में। भैया यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप कहाँ रहोगे भैया, हॉस्टल में रहोगे, बेकार लाइफ। मतलब वहाँ सिर्फ अच्छी लाइफ होती है कि दोस्तों के संग होता है रहने के लिए, और दूसरा रह सकता है कि भैया आप हॉस्टल में नहीं रहते, आप पीजी में रहते हो, नॉट हॉस्टल, ठीक है? उसके कितने बच्चे हैं? 40% बच्चे ऐसे हैं। 60% बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, 40% ऐसे हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते, लिखा हुआ है ना डे स्कॉलर, ठीक है? भैया आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दूँ, मैं बता रहा हूँ, इसको E1 मान लोगे, इसको E2 मान लोगे, इंसिडेंट तो आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हू रिसाइड इन हॉस्टल अटेन्ड ए ग्रेड। गलती है यहाँ कुछ। भैया ग्रेड ए आया है, और 30% ऐसे स्टूडेंट थे जो हॉस्टल में रहते थे, और 20% ऑफ 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि इनके कितने हैं 20%। मतलब यहाँ पर यार हॉस्टल में ना रहने का घाटा भी है, हॉस्टल में रह के बंदे पढ़ रहे थे तो उनका ग्रेड कितना आया, 30% बंदे ऐसे थे जिनका ए ग्रेड आ गया। बाहर वालों में सिर्फ 20% ऐसे बंदे थे जिनका ए ग्रेड आया। ओके, भैया आगे क्या बोला हुआ है, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन। भैया ठीक है, एक स्टूडेंट चुना, कहाँ से नहीं पता, यही तो नहीं पता ना, अब वो हॉस्टल का है नॉन हॉस्टल का नहीं पता। एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही अटेन्स अ ए ग्रेड। अब एक बात समझ आ गई यहाँ तक कि भैया एक स्टूडेंट पकड़ा, उसका ए ग्रेड आया, जैसे मैंने फेल वाला केस था ना, सेम वही केस है कि भैया ए ग्रेड आ गया उसका, ये श्योर है। बट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टेलियर? मैं आपसे बोलूं कि अगर आप ए ग्रेड की मतलब ए ग्रेड लाने को आप इवेंट ए मान रहे हो, तो आपसे जो एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है वो कर रहा है ए तो आया है ये कंफर्म है, ये बता कि वो हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल वाला तो E1 ही है ना, तो E1 बाय ए लिखना पड़ेगा आपको। अब भैया एक बात बताओ, यहाँ पर E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखोगे आप लोग? 60 बाय 100, मैं कह दूं 0.6। भैया E2 की प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे 0.4, 40 बाय 100 इज इक्वल टू 0.4। भैया 30%, यानी कि अब ये कैसे लिखोगे बताना मुझे। भैया ऐसे बंदे जिनका ए ग्रेड आया था और वो हॉस्टल में रहते थे, कितने थे? 30%। भैया ऐसे बंदे जिनका ए ग्रेड आया था और वो बाहर रहते थे, वो कितने थे? 20%। तो इसको मैं कह दूं 0.3 और इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बोल दूं 0.2। यार मैं कुछ नहीं कर रहा, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो भैया सेम चीज है ना ये। अब इसको देखो, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? सबसे पहले वो हॉस्टल का बंदा होना चाहिए। दूसरी बात भैया ए बाय E1 होना चाहिए उसका, मतलब उसका ए ग्रेड आना चाहिए हॉस्टल में रहकर। पीछे नीचे क्या लिखोगे? सेम चीज लिख दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे भैया? E2 की प्रोबेबिलिटी लिखोगे, किसकी? E2 की। और E2 क्या है भैया? जो नॉन हॉस्टल वाले बंदे हैं, नॉन हॉस्टल वाले बंदे हैं, प्लस करके E2, और यहाँ पर भी E2, खत्म कहानी। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। हिंट उतारनी है इसकी आप लोगों को, उतारनी है, बताओ जल्दी, या हो कर लोगे घर पे टाइम? हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3। मैं हटा रहा हूँ, जिनको नोट करना है कर लेना, राइट? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, 4th को देखते हैं। 4th अच्छा क्वेश्चन है, 4th अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो बस पढ़ेंगे।
ओके, इन आंसरिंग इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ये समझ आना, ये आप ही के ऊपर क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट एदर नोज द आंसर, ये आप नहीं हो, और गेसेस, ये आप हो। तो ये देखो, एमसीक्यू में दो ही चीज होती है, या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता, और नहीं आता तो तुम लोग उल्टा दिमाग चलाते हो, ए अच्छा लग रहा है, बी बुरा लग रहा है, अरे यार ऊपर वाला ए लिखी जाए, नीचे वाला भी ए नहीं हो सकता, ऐसा करते हो ना आप लोग ओएमआर शीट में, मैंने तो करा हुआ है कि भैया 4 अगर ए आंसर लिखे हुए मैंने, तो 5वां अगर ए होता भी था, मैं कहता था नहीं यार, ऐसा ऐसा इधर-उधर होना चाहिए आंसर। ओएमआर शीट में हर कोई बच्चा यही दिमाग लगाता है, इधर-उधर होना चाहिए आंसर। तो भैया यहाँ पर क्या है, या तो उसको आंसर आता होगा या उसको आंसर नहीं आता होगा। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, ये नॉट शी, ही। अब यहाँ पे भी पार्शियलिटी है, पता नहीं क्यों। भैया 3/4 यानी कि 75% ऐसा है, 75 मत बोलो ना, 3/4 ऐसा है कि उसको आंसर आता होगा। 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस द आंसर। ओके, भैया 3/4 तक उसको आंसर आता होगा, 1/4 है कि उसने आंसर गेस करा है। ठीक है, अच्छी बात है। और बताओ भैया, assuming that who guesses at the answer will be the correct, भैया ठीक है, assuming क्या कर रहे हो आप लोग कि स्टूडेंट who guess the answer, उसका आंसर करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 1/4। what is the probability that student knows the answer given that he is answer is correct? एक बात बताओ भैया, knows the answer E1, और ये कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3/4। भैया गेस E2, 1/4। ए इवेंट है कि आंसर क्या है, आंसर इज करेक्ट। अब प्लीज सुनना, यहाँ पर अटक जाओगे आप लोग अगर आप लोग सो रहे हो तो। भैया आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बता दो जबकि उसको आंसर पता था। आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ जब उसने आंसर गेस करा था। भैया यहाँ पर पढ़ो, कहाँ पर, यहाँ पर, assuming that a student who guesses at the answer will be correct with the probability 1/4, मैं कह दूं कि जिसने गेस करा था उसका आंसर सही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। भैया इसकी प्रोबेबिलिटी तो दे ही नहीं रखी है क्वेश्चन, कितनी दे रखी है, 3/4। 3/4 क्या दिमाग लग रहा है, 3/4 बोलो, सही 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 है, 3/4 गलत है, गलत है। नालायको, तुम्हें आंसर पता होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की 1 नहीं होनी चाहिए। इफ यू नो द आंसर तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए ना, मतलब खुद के नॉलेज पे भरोसा नहीं है, ये तो वही बात होगी, एग्जामिनर भी तुमसे मजे ले रहा है कि यार अगर आपको आंसर पता था कि इसका आंसर ये होने वाला है, तो उसका आंसर वो पूरा 100% मानो कि सही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। यही इसमें कैचिंग पॉइंट था। भैया मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, 3/4 कर देंगे, बट ये पता है ये इंटरलिंक इवेंट नहीं है, ये इंटरलिंक इवेंट नहीं है। भैया अगर मेरे को आंसर आता है तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 100% होनी चाहिए, 100%। तो वही क्वेश्चन कह रहा है 1, गेस करने में उसकी प्रोबेबिलिटी 25% है, यानी कि 1/4 है, राइट। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया आंसर तो सही है, ए नीचे लिख दिया मैंने, ये बताओ कि उसको क्या था, वो ही नोज द आंसर, तो नोज द आंसर में क्या आएगा, ऊपर E1 आएगा, राइट। अब इसके बाद आप लोग कर लोगे शायद, कम ऑन, इसकी हिंट उतार के रखनी है तो उतार के रख लीजिए, क्योंकि इसमें शायद आप ये वाला पॉइंट आगे जाके भूल जाओ। ठीक है भैया, अगर उसको आंसर पता था तो उसके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी फॉर श्योर 1 ही रहने वाली है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज इतना ही रखते हैं। एक दो और करा दूं या छोड़ दूं, पावर बची है, डेड हो चुका, छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखो जब एक ना लिमिट होती है, आप लोग मुझे पहले भी बता सकते हो कि भैया अब हो गया, अब पर अब ऐसा नहीं कि मैंने 2 क्वेश्चन करा आप लोग कह दो कि नहीं हो गया, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि हम कहाँ बैठे हैं, मतलब क्लास में नहीं, हम दिसंबर में बैठे हुए हैं, एंड ऑफ द मंथ। अरे वो पुरानी कहावत है, पता है, याद रखना, हमेशा मैं हर बैच में बोलता हूँ, जनवरी जनजनाते हुए गई, फरवरी फरफराते हुए गई, आया मार्च हो गया लाठी चार्ज। क्यों? क्योंकि मार्च में ही सारे पेपर होते हैं और उसमें लाठी चार्ज हो जाएगी फिर आप लोगों पे, और मैं नहीं करूंगा, घर वाले कर देंगे, राइट। सो कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन हो चुके हैं एक काम करते हैं, उसको जल्दी से प्लीज एक बार टिक कर लेते हैं। एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है, फर्स्ट नहीं कराया मैंने थर्ड करा दिया, मैंने फोर्थ करा दिया बच्चों, ठीक है। भैया फिफ्थ मैं कराऊंगा, फिफ्थ की डेफिनेशन, फिफ्थ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टिपिकल है, मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है, 6 प्लीज मार्क एज अ होमवर्क, आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कराया, राइट, 8 कराया था मैंने बच्चों, 8 नहीं कराया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका वो था, और कौन सा कराया था, क्वेश्चन नंबर 9। भैया एक होमवर्क गया है ना, प्लीज, एक ही गया है ना अभी, एक और होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप होमवर्क लिखो, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं कराऊंगा आपको। भैया और कोई होमवर्क है, आइए मिसलिनियस पे आ जाओ भैया, क्योंकि अब इसको खत्म करना है ना। अरे तो भैया खत्म करने का क्या मतलब, हम ही करेंगे क्या?
नहीं कुछ क्वेश्चन तो करो ना। 13.5 तो कट गई भैया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैथ्स का भविष्य बड़ा खतरों में है, कुछ दिनों में सब कुछ हट जाएगा 11-12 से, टीचिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये ऐसे ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको बहुत पहले होमवर्क दे दिया था, 13.1 का क्वेश्चन है, राइट। ओके, आप जो कर सकते हैं वो करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अरे भैया हो जाएगा, मजे ले रहे हो, हो जाएगा, आप पढ़ के देखना, बेहद इजी क्वेश्चन है, वरना अगली क्लास में मुझे याद दिलाना कि डाउट में तो मैं इसको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ भैया, बस हो गया ना, बस हो गया, राइट, चलो हो गया, बस आप लोगों ने बोला, मैंने आपकी बात कभी काटी है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।